हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPC2 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन परसेप्चुअल प्रोसेसिंग ड्यूरिंग इन्फेंसी। डिस्कस कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड इकोलॉजिकल अप्रोच टू परसेप्चुअल डेवलपमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन्फेंसी के टाइम परसेप्शन कैसे डेवलप होता है, जैसे विजन, हियरिंग, टच और स्मेल। फिर हमें 2 थियरीज एक्सप्लेन करनी है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, पियाजे की, जो कहती है बच्चा खुद नॉलेज कॉन्स्ट्रक्ट करता है, और इकोलॉजिकल अप्रोच, गिब्सन की, जो कहती है परसेप्शन डायरेक्टली एनवायरनमेंट से मिलता है। दोनों अप्रोचेस कंपेयर भी करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। परसेप्चुअल प्रोसेसिंग का मतलब है एनवायरनमेंट से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ऑर्गेनाइज करना और इंटरप्रेट करना। इन्फेंट्स के लिए परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू वो अपने सराउंडिंग्स को समझने लगते हैं। विजन, हियरिंग, स्मेल, टच और टेस्ट जैसे सेंसेस इन्फेंसी में रैपिड डेवलप होते हैं। साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे और जेम्स गिब्सन ने इस डेवलपमेंट को समझने के लिए अलग अप्रोचेस दी है। आगे हम इन दोनों थियरीज को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. परसेप्चुअल प्रोसेसिंग ड्यूरिंग इन्फेंसी। न्यूबॉर्न्स बेसिक सेंसरी एबिलिटीज के साथ आते हैं। एग्जाम्पल, वो अपनी माँ की आवाज और स्मेल को पहचान लेते हैं। विजन, बर्थ पर विजन ब्लर होता है लेकिन कुछ महीनों में डेप्थ, कलर और मूवमेंट समझने लगते हैं। 6 मंथ्स तक उनकी विजन काफी क्लियर हो जाती है। हियरिंग, इन्फेंट्स साउंड्स डिफरेंशिएट कर लेते हैं और अपनी माँ की वॉइस प्रेफर करते हैं। टच और स्मेल, पेन फील करते हैं, सूदिंग टच से काम हो जाते हैं और फेमिलियर स्मेल्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यह परसेप्चुअल स्किल्स बॉन्डिंग, लैंग्वेज लर्निंग और एक्सप्लोरेशन में हेल्प करती है। 2. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जीन पियाजे कहता है इन्फेंट्स लिटिल साइंटिस्ट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके नॉलेज बनाते हैं। परसेप्शन एकदम ऑटोमेटिक नहीं होता, बच्चे एक्सपीरियंस और एक्सप्लोरेशन से कंस्ट्रक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, बच्चा कोई टॉय को सिर्फ देखता नहीं बल्कि उसको पकड़ता, हिलाता और टेस्ट करता है। इससे वो ग्रेजुअली उस टॉय के फीचर्स समझता है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस और स्पेस अंडरस्टैंडिंग सीखता है। की पॉइंट, परसेप्शन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ बिल्ड होता है। 3. इकोलॉजिकल अप्रोच, जेम्स गिब्सन कहता है परसेप्शन डायरेक्ट होता है, बच्चे को एनवायरनमेंट से हाई सिग्नल्स मिल जाते हैं। बच्चा अफोर्डेंसेस डिटेक्ट करता है, यानी एनवायरनमेंट यूज क्या एक्शन अलाउ करता है। एग्जाम्पल, बच्चा स्लोप देख के समझ लेता है कि यूएस पर सेफली क्रॉल करना पॉसिबल है या नहीं। गिब्सन एंड वॉक का विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट फेमस है। इसमें बच्चों ने डेप्थ परसीव करके क्लिफ पर चलना अवॉइड किया। की पॉइंट, परसेप्शन ज्यादातर अनेट और एनवायरनमेंट ड्रिवन है। 4. कंपैरिजन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड इकोलॉजिकल अप्रोचेस। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है परसेप्शन ग्रेजुअल और एक्सपीरियंस बेस्ड है। इकोलॉजिकल कहता है परसेप्शन डायरेक्ट और एनवायरनमेंट से मिलता है। पियाजे एक्टिव कंस्ट्रक्शन पे फोकस करता है, जबकि गिब्सन नेचुरल क्यूज और इनेट एबिलिटी पे। रियलिटी में दोनों अप्रोचेस इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट्स के पास कुछ इनेट परसेप्चुअल स्किल्स होते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से वो रिफाइन होते हैं। कंक्लूजन, इन्फेंसी के दौरान परसेप्चुअल प्रोसेसिंग सर्वाइवल, लर्निंग और बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। पियाजे का कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच परसेप्शन को एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कहता है, जबकि गिब्सन का इकोलॉजिकल अप्रोच एनवायरनमेंट के डायरेक्ट क्यूज पे एम्फसाइज करता है। दोनों थियरीज मिलकर हमें एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं कि इन्फेंट्स दुनिया को कैसे परसीव करते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Let's see the next question. Question 2. Differentiate between Erikson's and Marcia's approach to identity during adolescence. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें एरिक्सन की साइकोसोशल थियरी ऑफ आइडेंटिटी और जेम्स मार्सिया के आइडेंटिटी स्टेटस मॉडल का कंपैरिजन करना है। हमें यह समझाना है कि दोनों ने एडोलेसेंस के दौरान आइडेंटिटी फॉर्मेशन को कैसे डिस्क्राइब किया और उनमें क्या डिफरेंसेस है। आंसर।
इंट्रोडक्शन। आइडेंटिटी एडोलेसेंस का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है। एरिक एरिक्सन ने अपनी साइकोसोशल थियरी में बताया कि एडोलेसेंस स्टेज में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन एक सेंट्रल क्राइसिस होता है। बाद में जेम्स मार्सिया ने एरिक्सन के आइडियाज को एक्सपेंड करके आइडेंटिटी स्टेटसेस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि एडोलेसेंट्स अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर और कमिट करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इस आंसर में हम एरिक्सन और मार्सिया के अप्रोच को समझेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे। मेन बॉडी। 1. एरिक्सन साइकोसोशल अप्रोच टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एरिक्सन के हिसाब से एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर्स का मेन टास्क अपनी एक स्टेबल आइडेंटिटी बनाना है। अगर ये क्लियर ना हो तो रोल कंफ्यूजन होता है। एक्सप्लोरेशन प्रोसेस। एडोलेसेंट्स अलग अलग रोल्स, वैल्यूज और बिलीफ्स ट्राई करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट अलग करियर्स या इंटरेस्ट एक्सप्लोर करता है। आउटकम। अगर आइडेंटिटी फॉर्मेशन सक्सेसफुल होती है तो एक क्लियर सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। अगर फेल हो जाए तो कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी आती है। 2. मार्सिया's आइडेंटिटी स्टेटस मॉडल। एरिक्सन के आइडियाज का एक्सपेंशन। जेम्स मार्सिया ने एरिक्सन के थियरी को प्रैक्टिकल बनाते हुए 2 डायमेंशंस लिए, एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट। 4 आइडेंटिटी स्टेटसेस। आइडेंटिटी डिफ्यूजन। ना एक्सप्लोरेशन ना कमिटमेंट। एग्जाम्पल, स्टूडेंट जिसे करियर के बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फोरक्लोजर। कमिटमेंट विदाउट एक्सप्लोरेशन। एग्जाम्पल, करियर चूज करना सिर्फ पेरेंट्स के कहने पर। मॉरेटोरियम। एक्सप्लोरेशन हो रही है पर कमिटमेंट नहीं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट अलग सब्जेक्ट्स ट्राई कर रहा है पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया। आइडेंटिटी अचीवमेंट। एक्सप्लोरेशन भी है और कमिटमेंट भी। एग्जाम्पल, डिफरेंट फील्ड्स ट्राई करके एक करियर डिसाइड कर लेना। 3. एरिक्सन और मार्सिया में की डिफरेंसेस। थियोरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल। एरिक्सन का मॉडल ज्यादा थियोरेटिकल था, जबकि मार्सिया ने उससे प्रैक्टिकल और मेजरेबल बनाया। क्राइसिस वर्सेस स्टेटस। एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की, जबकि मार्सिया ने आइडेंटिटी को स्टेटसेस के थ्रू एक्सप्लेन किया। क्लैरिटी और रिसर्च। मार्सिया का मॉडल ज्यादा क्लियर था और रिसर्च के लिए उस करना इजी था, जबकि एरिक्सन का फ्रेमवर्क ज्यादा ब्रॉड था। 4. एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। एजुकेशन। टीचर्स मार्सिया के स्टेटसेस को यूज करके स्टूडेंट्स की करियर गाइडेंस कर सकते हैं। काउंसलिंग। साइकोलॉजिस्ट्स एडोलेसेंट्स को डिफ्यूजन से अचीवमेंट की तरफ गाइड करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसीजंस डिले करते हैं, जो मार्सिया के मॉरेटोरियम स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है। कंक्लूजन। समरी में कहें तो एरिक्सन ने फाउंडेशन दी थी जहां आइडेंटिटी एडोलेसेंस का मेन चैलेंज है। मार्सिया ने उसी कॉन्सेप्ट को रिफाइन करके प्रैक्टिकल स्टेटसेस दिए। दोनों मॉडल्स एक साथ हमें यह समझाते हैं कि एडोलेसेंट्स अपनी आइडेंटिटी कैसे एक्सप्लोर करते हैं और कैसे उस पर कमिट करते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss the psychological and social changes during early and middle adulthood. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एडल्टहुड के दौरान कौन से साइकोलॉजिकल चेंजेस जैसे आइडेंटिटी, इमोशंस, पर्सनालिटी और सोशल चेंजेस जैसे करियर, फैमिली, रिलेशनशिप्स होते हैं। हमें दोनों स्टेजेस अर्ली एडल्टहुड 20 to 40 ईयर्स और मिडिल एडल्टहुड 40 to 65 ईयर्स के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडल्टहुड एक लंबा डेवलपमेंटल स्टेज है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, अर्ली एडल्टहुड और मिडिल एडल्टहुड। इन दोनों फेजेस में इंसान अपनी सोच, इमोशंस और पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, साथ ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे करियर बनाना, शादी करना, फैमिली हैंडल करना और रिलेशनशिप्स मेंटेन करना सीखता है। एरिक्सन के हिसाब से अर्ली एडल्टहुड का मेन टास्क इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है और मिडिल एडल्टहुड का टास्क जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यह दोनों स्टेजेस इंसान की ग्रोथ और सोशल कंट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं। मेन बॉडी। 1. साइकोलॉजिकल चेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड 20 to 40 ईयर्स। आइडेंटिटी और इंटिमेसी। एडोलेसेंस के बाद यूथ अपनी आइडेंटिटी को स्टेबल बनाने के साथ डीप रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। एरिक्सन के हिसाब से इंटिमेसी डेवलप करना इस फेज का मेन गोल है। सोच और डिसीजन मेकिंग। पियाजे ने कहा कि एडल्टहुड में लोग पोस्ट फॉर्मल थिंकिंग यूज करते हैं जो ज्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होती है। इमोशनल बैलेंस। करियर और रिलेशनशिप्स के स्ट्रेस के बावजूद ग्रेजुअली कोपिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। एग्जाम्पल,
एक यंग प्रोफेशनल जो नए जॉब के स्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप्स मैनेज करता है। 2. सोशल चेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड। शादी और फैमिली लाइफ। ज्यादातर लोग इस स्टेज में शादी करते हैं और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। करियर डेवलपमेंट। करियर चूज करना और यूएस में स्टेबिलिटी लाना इस फेज का मेन फोकस होता है। सोशल इंडिपेंडेंस। यूथ अपना घर और नई सोशल नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, एक न्यूली मैरिड कपल जो अपना काम और फैमिली दोनों बैलेंस कर रहा है। 3. साइकोलॉजिकल चेंजेस इन मिडिल एडल्टहुड 40 to 65 ईयर्स। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एरिक्सन के हिसाब से इस स्टेज का फोकस अगली जनरेशन को गाइड करना है, जैसे पेरेंटिंग, मेंटरिंग या वर्क कंट्रीब्यूशन। अगर ये नहीं हो पाया तो इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। पर्सनैलिटी स्टेबिलिटी। रिसर्च कहती है कि इस एज में पर्सनैलिटी ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन मिडलाइफ क्राइसिस भी आ सकता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज। नई चीजों को याद रखने की एबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस और नॉलेज, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, स्ट्रांग होता है। इमोशनल मैच्योरिटी। अडल्ट्स इस स्टेज में ज्यादा कंपोज, मैच्योर और इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। 4. सोशल चेंजेस इन मिडिल एडल्टहुड। पेरेंटिंग और फैमिली। बच्चे बड़े होके घर से निकल जाते हैं, एम्प्टी नेस्ट, जिससे फैमिली डायनामिक्स चेंज होते हैं। करियर और वर्क लाइफ। इस स्टेज में करियर पीक पे होता है, लेकिन रिटायरमेंट की प्लानिंग भी शुरू होती है। रिलेशनशिप्स। दोस्ती कम होती है लेकिन क्वालिटी और डेप्थ बढ़ जाती है। सैंडविच जनरेशन। काफी एडल्ट्स अपने बच्चों के साथ साथ अपने बूढ़े पेरेंट्स का भी ख्याल रखते हैं। एग्जाम्पल, एक 50 साल का इंसान जो अपने जॉब के डिमांड्स के साथ कॉलेज गोइंग बच्चों और एल्डरली पेरेंट्स को भी सपोर्ट करता है। कंक्लूजन। समिंग अप, अर्ली एडल्टहुड में फोकस होता है करियर, इंटीमेसी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, जबकि मिडिल एडल्टहुड में स्टेबिलिटी, जेनरेटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बैलेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोनों स्टेजेस इंसान की पर्सनैलिटी और सोशल लाइफ को डीपली शेप करते हैं। इन्हें समझना हमें एडल्ट डेवलपमेंट के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को अप्रिशिएट करने में मदद करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the types of parenting styles. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स को एक्सप्लेन करना है। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनका कंट्रोल और वार्मथ कितना होता है, और इसका बच्चों के डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है। आंसर में मेजर पेरेंटिंग स्टाइल्स, उनके फीचर्स और उनके रिजल्ट्स कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब है वो तरीके जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को रेज करते हैं। ये एक पैटर्न होता है जो उनकी पर्सनैलिटी, बिहेवियर और ओवरऑल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट डायना बाउमरिन ने 1960 में 2 डायमेंशंस पर पेरेंटिंग को समझाया: रिस्पॉन्सिवनेस, वार्मथ, सपोर्ट, और डिमांडिंगनेस, डिसिप्लिन, कंट्रोल। लेटर, मैकोबी और मार्टिन ने इसको एक्सपेंड करके 4 टाइप्स दिए। अब हम इन पेरेंटिंग स्टाइल्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। फीचर्स: हाई कंट्रोल और हाई वार्मथ दोनों होते हैं। पेरेंट्स रूल्स बनाते हैं, लेकिन बच्चों की फीलिंग्स को भी समझते हैं। इंडिपेंडेंस एनकरेज करते हैं बट लिमिट्स के साथ। एग्जाम्पल, अगर बच्चे को होमवर्क टफ लग रहा है तो पेरेंट इंसिस्ट करेगा कि होमवर्क कंप्लीट हो, साथ ही हेल्प भी करेगा। इम्पैक्ट: बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इमोशनल रेगुलेशन और सोशल स्किल्स अच्छे होते हैं। 2. ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। फीचर्स: हाई कंट्रोल लेकिन लो वार्मथ। स्ट्रिक्ट और ओबीडियंस डिमांडिंग पेरेंट्स। ज्यादा पनिशमेंट यूज करते हैं और एक्सप्लेनेशन कम देते हैं। एग्जाम्पल, पेरेंट कह देता है तुम्हें ये करना ही है क्योंकि मैंने कहा। इम्पैक्ट: बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं लेकिन उनमें लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो सकती है। कभी कभी अग्रेसिव या ओवरली डिपेंडेंट बन जाते हैं। 3. परमिसिव पेरेंटिंग। फीचर्स: हाई वार्मथ बट लो कंट्रोल। पेरेंट्स रूल्स इन्फोर्स नहीं करते, बच्चों को ज्यादा फ्रीडम देते हैं। पेरेंट्स ज्यादा फ्रेंड बन जाता है अथॉरिटी फिगर की जगह। एग्जाम्पल, बच्चे को रोज जंक फूड खाने देना या होमवर्क स्किप करने देना। इम्पैक्ट: बच्चे खुश रहते हैं पर उनमें सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की कमी होती है। एकेडमिक्स और अथॉरिटी एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। 4. नेग्लेक्टफुल, अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। फीचर्स: लो कंट्रोल और लो वार्मथ।
पेरेंट्स बिजी या इंडिफरेंट रहते हैं, बेसिक नीड्स पूरी करते हैं पर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल, पेरेंट को नहीं पता होता कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है या किसके साथ घूम रहा है। इम्पैक्ट, बच्चे नेग्लेक्टेड फील करते हैं, उनमें अटैचमेंट इश्यूज डेवलप होते हैं। रिस्की बिहेवियर, लो सेल्फ एस्टीम और एकेडमिक फेलियर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। 5. कल्चरल एंड कंटेक्सचुअल फैक्टर्स। हर कल्चर में पेरेंटिंग स्टाइल का इफेक्ट अलग होता है। कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज में ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। वेस्टर्न सोसाइटीज में ऑथोरिटेटिव स्टाइल बेस्ट माना जाता है। फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन लेवल और स्ट्रेस भी पेरेंटिंग पर असर डालते हैं। कंक्लूजन, पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों की पर्सनैलिटी और फ्यूचर को शेप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जनरली ऑथोरिटेटिव स्टाइल सबसे इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि ये बैलेंस करता है डिसिप्लिन और वार्मथ के बीच। लेकिन कल्चर और फैमिली सिचुएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग अप्रोच को समझकर इम्प्रूव करें तो बच्चों का डेवलपमेंट हेल्दी होगा। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।